गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल आज आपको थर्ड ईयर के बच्चों को जो अपना दूसरा पेपर है उसको शुरू करने जा रही हूँ, उसको पढ़ाने जा रही हूँ। पहले पेपर में हमने प्लेटो को पढ़ लिया है और आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरे पेपर का पाठ्यक्रम। दूसरे पेपर का नाम, जैसा कि आपको पता है, इसका सिलेबस भी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस पेपर का नाम है और इसके पाठ्यक्रम में जो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मुख्य प्रवृत्तियाँ, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखी गई या पैदा हुई या जन्म लिया जिन्होंने, या जिनके कारण आगे की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित होने वाली थी, उनके बारे में। तो बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो मुख्य प्रवृत्तियाँ देखी गई या सामने आई वो इस प्रकार से हैं। इसका जो कंटेंट है वो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर लिया है। होपफुली आप सबने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। साथ ही यहाँ पर स्क्रीन पर भी जो मुख्य पॉइंट्स है, मुख्य बिंदु है, प्रवृत्तियाँ, जो मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं वो आपको दिखाई दे रही होगी। तो जो पहली प्रवृत्ति है वह है यूरोपीय प्रभुत्व का अंत और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दो महाशक्तियों का, दो नई महाशक्तियों का उदय। तो पूर्व में बच्चों आपने देखा होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्तियाँ गिनी जाती थी, जो हिस्ट्री के बच्चे हैं उनको पता होगा कि जो जिनकी गिनती महान पावरफुल कंट्रीज़ में होती थी वो थे जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन आदि आदि। परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन सभी सुपर पावर्स का या इन महान शक्तिशाली राष्ट्रों का पतन हो गया, या दूसरे शब्दों में कहो तो इनकी शक्तियों में भारी कमी आई, ये शक्तिहीन हो गई। और अब विश्व की राजनीति में दो नवीन महाशक्तियों का उदय हुआ। पहली थी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्तियों का अब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बोलबाला होने वाला था। समूची अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब इनसे प्रभावित होने वाली थी और इनके ही दबावों में काम करने वाली थी। जैसा कि पूर्व में जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस आदि ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यथासंभव प्रभावित किया था। दूसरे शब्दों में कहो तो अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो केंद्र है, जो विश्व नेतृत्व करने वाला केंद्र है, वो यूरोप से निकलकर दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के हाथों में आ गया था। अर्थात अब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यूरोपीय प्रभुत्व का अंत हो चुका है एक तरह से। दूसरा जो मुख्य प्रवृत्ति देखी गई बच्चों वो थी परमाणु युग की शुरुआत या परमाणु युग का सूत्रपात। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले या जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न देशों को यह शंका, संदेह था कि किसी के पास तो परमाणु ज्ञान है, नाभिकीय ज्ञान है और इससे बनने वाले बम भी है, अस्त्र शस्त्र भी है, परंतु सिर्फ आशंकाएं थी, अनुमान थे। वास्तव में इसका कोई प्रमाण नहीं देखा था दुनिया ने। परंतु जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, जापान के नगर हिरोशिमा पर अणु बम डाला तो पूरी दुनिया के देश
परमाणु बम से परिचित हुए, इसके विनाश, इसके आतंक से भयभीत भी हुए। क्योंकि बच्चों, इस बम के कारण जो हिरोशिमा पर अमेरिका ने गिराया था, कहते हैं कि हिरोशिमा की 90% इमारतें ख़त्म हो गई। लगभग 7.5 लाख लोग, 7.5 लाख नागरिक मारे गए और दुनिया ने इस परमाणु युग के सूत्रपात को देखा और परमाणु बम की अति मारकता को भी अनुभव किया। मैक्स लर्नर ने इसीलिए इसे अति मारकता का युग कहा। तो कार्ल जैस्पर्स ने इसको अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय जीवन में एक नया तथ्य, न्यू फैक्ट कहा। और एस.सी. कार का कहना था कि अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि में युद्ध की छाया सदैव घूमती रहेगी। तो बर्टन बोडी का कहना था कि अब केवल युद्ध अधिक हिंसक ही नहीं होंगे, वरन इससे सारी हिंसा का प्रयोग थोड़ी सी देर में ही हो जाएगा। अर्थात परमाणु बम से होने वाले विनाश में अधिक समय भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से बच्चों, जो दूसरी मुख्य प्रवृत्ति थी वह थी परमाणु युग का सूत्रपात, परमाणु युग की शुरुआत। यद्यपि हम इसको एक नकारात्मक प्रवृत्ति के रूप में देखें या लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यह एक सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति तो बिल्कुल ही प्रतीत नहीं होती है। तीसरी जो प्रवृत्ति है वह यह है, देखी गई कि एशियाई और अफ्रीकी देशों के बहुत सारे राष्ट्र, बहुत सारे संप्रभु राष्ट्रों की संख्या में अब बढ़ोतरी होने लगी थी। बच्चों, पूर्व में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश थे जो विभिन्न इन बड़ी महाशक्तियों के उपनिवेश बने हुए थे। परंतु जैसा कि पूर्व में मैंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन महाशक्तियों की स्वयं की शक्ति में कमी आ गई। तो धीरे धीरे जो इसके अंतर्गत उपनिवेश थे वो भी आज़ाद होने लगे, स्वतंत्र राष्ट्र बनने लगे। उन्होंने अपनी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनानी शुरू कर दी। उनकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीतियाँ बनने लगी थी अब। और इन सब का, क्योंकि ये उपनिवेश के से त्रस्त थे, इन सब का यही प्रयास था कि ये विश्व शांति में अपना योगदान दे और विश्व सुरक्षा को बढ़ाने में भी अपनी भूमिका निश्चित करे, निर्धारित करे। कुल मिलाकर अब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का केंद्र यूरोप नहीं, वरन आने वाले समय में एशिया, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया होने वाला था। और यह एक प्रवृत्ति मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामने आई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। चौथी जो प्रवृत्ति हम देखते हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो मुख्य रूप से सामने आई वह थी साम्यवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव। हमने देखा कि दो महाशक्तियों के रूप में एक थी अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। तो जहां अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वहीं सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इटली, जर्मनी जैसे देश साम्यवाद के कट्टर शत्रु थे, परंतु अब उनमें यह शक्ति नहीं बची थी, उनमें वह क्षमता ही नहीं थी कि वह साम्यवाद के प्रसार को विश्व के अन्य देशों में फैलने से रोक सके। और यही कारण है कि जैसे ही बर्लिन का पतन होता है, वैसे ही सोवियत संघ की सेनाओं ने पूर्वी यूरोप के समस्त देशों पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर साम्यवादी सरकारों की स्थापना कर ली। इतना ही नहीं, एशिया में भी चीन ने चांग काई शेक के विरुद्ध संघर्ष किया और वहाँ पर चीन में साम्यवादी सरकार की
स्थापना की। इस प्रकार यूरोप के साथ साथ अब एशिया में भी साम्यवाद का प्रसार विस्तार होने लगा था और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अब एक यह नई विचारधारा निरंतर अपने प्रभाव में विस्तार में बढ़ोतरी करने में लगी हुई थी। अगली जो प्रवृत्ति देखी गई है बच्चों, वो है सैनिक गुटबंदियों या सैनिक संधियों का प्रादुर्भाव। साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पश्चिमी राष्ट्र भयभीत होने लगे। पश्चिमी राष्ट्र वो राष्ट्र थे जो पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे या पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक थे और उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि उनके विपरीत, उनकी विरोधी विचारधारा जो साम्यवादी विचारधारा है वह उससे कहीं अधिक प्रभाव बढ़ाए दुनिया में या विभिन्न देशों को अपने प्रभाव में लाए। तो जब साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव शक्तियों में बढ़ोतरी हो रही थी तो पश्चिमी राष्ट्रों को इसको रोकने हेतु सैनिक संधियों का सहारा लिया, सैनिक गुटबंदियों का सहारा लिया और इसके परिणाम स्वरूप नाटो, सीटो, सेंटो आदि सैनिक संधियाँ अस्तित्व में आई और इसी के पैरेलल सोवियत संघ ने भी पूंजीवादी विचारधारा के प्रसार को रोकने के लिए वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। उपरोक्त सैनिक संधियों का काम था बच्चों कि जब भी ये विपरीत विचारधारा वाले देशों के विरुद्ध संघर्ष होंगे तो ये सैनिक संधियों से जुड़े हुए देशों की प्रत्येक राष्ट्र उनकी सहायता करेगा। अब अगली जो प्रवृत्ति है वह एक मुख्य रूप से आप कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक मुख्य प्रवृत्ति के रूप में देखी जा सकती है, वह है शीत युद्ध का प्रारंभ। पूर्व में मैंने बताया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध की अहम घटना यदि कहें तो दो महाशक्तियों का उदय था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का। यह शीत युद्ध का जो प्रादुर्भाव है कि शुरुआत है, यह इन दोनों विपरीत विचारधाराओं वाले देशों के कारण ही शुरू हुआ। शीत युद्ध का तात्पर्य यदि हम समझें तो होता है कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें दोनों पक्ष परस्पर शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध तो बनाए रखते हैं परंतु शत्रुता का भाव नहीं छोड़ते हैं। शांतिकालीन संबंधों में भी इनके बीच एक अनवरत युद्ध की प्रक्रिया चलती ही रहती है। दोनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को दुर्बल करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो बच्चों, शीत युद्ध की शुरुआत जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक अनन्य प्रमुख प्रवृत्ति मानी गई है वह थी पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व करने वाले सोवियत संघ के बीच एक न दिखने वाला वैचारिक संघर्ष, एक कूटनीतिक युद्ध जिसके तहत दोनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर अपने प्रभाव और अपने दबाव को बढ़ाने में लगे हुए थे और कई बार उनका यह दबाव और प्रभाव इतना तीव्रता ले लेता था कि वह संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समस्याओं को पैदा करने वाला भी बना। अगली जो प्रवृत्ति थी उसको भी हम एक मुख्य प्रवृत्ति के रूप में ले सकते हैं बच्चों, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देखने को मिली, वह है गुटनिरपेक्षता की नीति का उदय। मैंने पूर्व में भी बताया कि जब बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ जर्मनी, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी शक्तिहीन हो गए तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी देश आदि अपने अपने उपनिवेशों से आज़ाद होने लगे और जब वो एक बार संप्रभु राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थापित हो गए तो अब वो किसी भी गुटबंदी में
किसी भी बड़ी महाशक्ति की छत्र छाया में नहीं जाना चाहते थे। और इस मंशा को ध्यान में रखते हुए ही हमारा देश भारत भी चूँकि 1947 में आज़ाद हुआ था और उसकी भी यही मंशा थी कि अब वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाए। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 7 सितंबर 46 को बोला भी था कि जहाँ तक संभव हो हमें परस्पर विरोधी गुटों की शक्ति की राजनीति से दूर रहना चाहिए, जिसके कारण पहले ही 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। इस प्रकार बच्चों, जब भारत आज़ाद हुआ और भारत जैसे कई एशियाई अफ्रीकी देश आज़ाद हुए तो उनकी ये इच्छा थी कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाए, अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करे, जिसकी आधार पर वह विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों का निर्वाह करे। इसको ध्यान में रखते हुए ही हमारे देश से नेहरू जी, युगोस्लाविया से टीटो और मिस्र से नासिर, इन तीनों ने मिलकर 1961 बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि बिना किसी गुटबंदी में साथ दिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आप अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाओगे या बनाने की कोशिश करोगे। और इस आंदोलन से जुड़े हुए सभी राष्ट्र परस्पर एक दूसरे देश को सहयोग, विकास, सहायता में देने के लिए तत्पर रहेंगे या परस्पर एक दूसरे की सहायता करेंगे अपने यहाँ विकास को बढ़ावा देने के लिए। अगली जो प्रवृत्ति है बच्चों वो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत। पूर्व में भी हम देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवादी शक्तियाँ थी वो तो स्वयं ही क्षीण हो गई थी। ऐसे में उनके अंतर्गत जितने भी उपनिवेश थे वो धीरे धीरे आज़ाद हो रहे थे। अब उनके स्वयं में इतनी शक्ति क्षमता नहीं बची थी कि वो अपने उपनिवेशों को संभाल पाए। ऐसे में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से खात्मा होने जा रहा था, उसका अंत हो गया था। अगली जो प्रवृत्ति देखी गई है वह है महाशक्तियों की संख्या में कमी। पूर्व में जैसा मैंने बताया कि पूर्व की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई महाशक्तियाँ देखी गई। कभी ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, रूस, पर्शिया, स्पेन और स्वीडन थे। तो बाद में 60 के दशक में इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने महाशक्ति का दर्जा ले लिया। उसके बाद हम देखें तो इटली आदि भी महाशक्तियों में आ गए। परंतु द्वितीय विश्व के बाद ये जितने भी नाम हमने लिए हैं, चाहे वो पुर्तगाल हो, स्पेन हो, स्वीडन हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, आदि सभी महाशक्तियाँ की शक्तियों में बहुत कमी आ गई, उनके प्रभाव में कमी आ गई। अब वे इतनी दम नहीं रखती थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सके, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर दबाव बना सके, बल्कि उनकी जगह अब केवल मात्र 2 महाशक्तियाँ थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जिनमें इतनी शक्ति थी, इतना प्रभाव था कि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर दबाव बना सके। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्तियों की संख्या में भी कमी आई। आज तो नहीं बच्चों, उसके बाद केवल 2 महाशक्तियाँ बची रह गई, वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। अब जो अगली प्रवृत्ति है वो इसी की कंटिन्यूटी में है कि द्विध्रुवीयता से बहुकेंद्रवाद की ओर, कि हम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ का, और दोनों ही अपनी अपनी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करने में लगे थे। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद का प्रचार प्रसार करने में लगा था,
वहीं सोवियत संघ साम्यवाद का प्रचार प्रसार करने लगा था। पर बच्चों, यहाँ देखा गया कि इन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ द्विध्रुवीय नहीं रह गई थी, वरन बहु केंद्रवाद की तरफ बढ़ रही थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय राज्य के जो पावर सेंटर्स थे वो सिर्फ 2 नहीं थे, वरन कई हो रहे थे। कैसे कि जैसे साम्यवाद के समर्थक होने के बाद भी सोवियत संघ और चीन में कभी भी मैत्री नहीं रही। दोनों ही एक दूसरे में अविश्वास प्रकट करते थे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। तो इसके विपरीत अमेरिका के साथ चीन की निकटता रहने लगी थी, जबकि दोनों विपरीत विचारधाराओं वाले थे। इसके अलावा जैसे एशिया में भारत है, चीन है, जापान भी शक्ति के नए केंद्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे थे और इतनी क्षमता रखते थे कि न केवल एशिया वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपना प्रभाव डाले। इसी तरह से मध्य पूर्व में जो तेल उत्पादक देश थे, वे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव बनाने में सक्षम हो रहे थे। और तो और